नमस्कार साथियों, स्क्रीन पर आप जो क्वेश्चन बुकलेट देख रहे हैं वो हरियाणा पीसीएस 2023 का क्वेश्चन बुकलेट है, जिसकी की परीक्षा आज ही संपन्न हुई है। एमपी पीसीएस की भी आज परीक्षा संपन्न हुई थी, लेकिन एमपी पीसीएस और हरियाणा पीसीएस के पेपर में आकाश और ज़मीन का अंतर है। जहां एमपी पीसीएस के क्वेश्चन बिल्कुल वन लाइनर थे, वहीं हरियाणा पीसीएस ने इस बार यूपीएससी के ट्रेंड को फॉलो करते हुए ज़्यादातर प्रश्न मैच द फॉलोइंग, कूट वाले, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन, यानी ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जो आपके दिमाग को दही कर देगा। जो भी लोग आगामी बिहार पीसीएस या अन्य पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लें। एजुकेशन निकेतन की जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर क्वेश्चन पेपर मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छी क्वालिटी में क्वेश्चन पेपर है, साथ ही साथ इस पर आपको आंसर भी मार्क रहेगा, तो आपकी सुविधा होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला है आर्टिकल की लिस्ट दी हुई है, आपको उसके प्रोविजंस बताने हैं। कभी कभी इन्होंने सुविधा क्या की है कि आर्टिकल्स बहुत टफ पूछे हैं, लेकिन जो कूट मिलाया है उसमें अगर एक आपको पता है तो आप आराम से उसको कर सकते हैं। जैसे अब लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है 243 स्टेट इलेक्शन कमीशन, 243I स्टेट फाइनेंस कमीशन। अगर दो आपको पता है, यानी ए का 2 और बी का 1, अगर आपको एक भी पता है तो इन्होंने ए के 2 और किसी भी ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो वहाँ से ही आपका आंसर सही हो जाएगा। वैसे अगर कूट को थोड़ा सा और टफ कर दिया जाए तो क्वेश्चन और भी ज़्यादा ये टफ हो जाता। अगला क्वेश्चन भी मैच द फॉलोइंग है। संस्कृतिकरण, जाति का धर्मनिरपेक्षीकरण, सामाजिक क्रांति, जाति का राजनीतिकरण। अब देखो संस्कृतिकरण किसका है, एमएस श्रीनिवास। ए का 4 किसमें है, ए का 4 एक ही ऑप्शन में है, तो यहीं से आपका एलिमिनेट हो जा रहा है। बाकी आप उसे याद कर लें अपनी सुविधा के लिए। जाति का धर्मनिरपेक्षीकरण किसका है, तो यह है डीएल सेठ का। सामाजिक क्रांति यह है ग्रेन्यूल ऑस्टिन का, और जाति का राजनीतिकरण रजनी कोठारी का है। कास्ट एंड पॉलिटिक्स आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न है कि भूपर पट्टी पर निम्नलिखित तत्वों को उनकी उपलब्धता के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका घटते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन और फिर सोडियम। इसका जो सही क्रम है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला है भू आकृतियाँ और घटित होना। तो इसमें ऑप्शन में इन्होंने सुविधा कर दी है, जिसके कारण आपका आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। मात्र आपको एक पता है कि जो सर्क होता है भू हिमाच्छिद पर्वतों की सबसे सामान्य भू आकृतियाँ होती हैं, यानी ए का दूसरा और ए का दूसरा मात्र उन्होंने एक में ही दिया है। ठीक है, बाकी भी आप याद कर लेंगे। लैपिस तो 4, यह भू आकृतियाँ तब बनती हैं जब अधिकांश चूना पत्थर गड्ढों और गर्तों द्वारा हटा दिया जाता है। इसके बाद नेचुरल लेविस, बड़ी नदियों के किनारे बाढ़ के मैदानों से जुड़ी हुई भू आकृतियाँ, और पैडी प्लेन एक अपेक्षाकृत सपाट चट्टान की सतह के साथ भू आकृति जो आमतौर पर शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाए जाने वाले कई पेडिमेंट से जुड़ने से बनती है। चलो अगला जो है वो हरित क्रांति से संबंधित है। पहला कथन है 1960 के दशक में भारत सरकार ने तत्कालीन खाद्य और कृषि मंत्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम के अधीन आनुवांशिकविद एमएस स्वामीनाथन की सहायता से हरित क्रांति की शुरुआत की। ठीक है। दूसरा है कि हरित क्रांति के दौरान ड्वार्फ बीज धान की हाई यील्डिंग वेराइटीज लर्मा रोजो 64A एंड सोनारा 64 को भारत में शुरू किया गया, जिन्हें जापान से आयात किया गया था। तो जापान से नहीं, यूएसए से आयात किया गया था। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कथन सही है किंतु कथन 1 सही है किंतु 2 जो है गलत है। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अक्टूबर 2009 में शुरू किया गया था। 2007 में शुरू किया गया था, ये क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा क्या है कि 11वीं योजना के अंत तक चावल की वार्षिक उत्पादन में 10 मिलियन टन
गेहूं में 8 मिलियन टन तथा दालों में 4 मिलियन टन की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन यह स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट है, यानी कि 1 और 2 दोनों ही नॉट करेक्ट है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा बी। लेकिन ये एग्जाम हॉल में बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन बुकलेट को आप एक बार जरूर देख लें। फिर देखो, ये भी बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, खासकर जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल होगा वही इस क्वेश्चन को इजीली कर सकता है। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए बेहद मुश्किल है। इसका 1 और 2 जो है वो सही मिलान है कि मानव भूगोल, मानव समाज और पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों का कृत्रिम अध्ययन है, फेडरिक रेजल की स्टेटमेंट है। और मानव भूगोल अशांत मनुष्य और अस्थिर पृथ्वी के बीच बदलते संबंधों का अध्ययन है, ये एलन सैंपल का है। बाकी 2 स्टेटमेंट गलत हैं। अगला और भी टफ क्वेश्चन है। एक महासागर के पैलेजिक क्षेत्र के निम्नलिखित 5 क्षेत्रों की सतह से इसकी गहराई के आधार पर बढ़ते क्रम में आपको अरेंज करना है। बेहद मुश्किल क्वेश्चन है। पहला हो जाएगा एपिलेजिक, दूसरा हो जाएगा मेसोलेजिक, तीसरे नंबर पर आ जाएगा बाथोपेलेजिक, फिर एबिसोपेलेजिक और लास्ट में हॉडोपेलेजिक। ठीक है, इसको आप ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी बेहद मुश्किल से सवाल है। मृदा जनित प्रक्रम और उसके विवरण पूछे गए हैं। इसका जो सीधा सीधा है यही आप याद कर लेंगे, तो इसको आप PDF डाउनलोड कर याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है जो पॉलिटी का प्रश्न है कि किसी जो विधेयक लैप्स होते हैं उससे संबंध में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि किसी राज्य के विधानमंडल, टर्म ध्यान रखिएगा यहाँ पे यूज किया गया है विधानमंडल में लंबित विधेयक उसके सदन या सदनों के सत्रावधान के कारण लैप्स होगा। क्या है? गलत है। किसी राज्य की विधान परिषद में लंबित विधेयक जिसको विधानसभा ने तो पारित किया है, विधानसभा के विघटन पर लैप्स होगा। यह स्टेटमेंट राइट है। अगला है कि कोई विधेयक जो किसी राज्य की विधानसभा में लंबित है या विधानसभा ने पारित किया है मगर विधान परिषद में लंबित है और विधानसभा के विघटन पर लैप्स नहीं होगा। यह स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, आपसे सही पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ओनली 2। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। आपके 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं। देखो, जो पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट है वो सही है, तो गलत स्टेटमेंट देख लेता हूं मैं आपको। 5वां स्टेटमेंट है कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, ऐसा नहीं दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज में। दूसरा जो है कि प्रारंभिक शिशुअवस्था की देखभाल सभी बालकों को उस समय तक जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु का पूर्ण ना कर लें। ये बात फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं बल्कि DPSP में कही गई है, इसलिए सही नहीं है। तो 2 और 5 सही नहीं है, 1, 3, 4 सही है। चलो अगला देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त कर सकता है। गलत है। बालाजी राघवन बनाम भारत संघवाद 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री उपाधियां हैं मगर यह पुरस्कार मानता के अधिकार का उल्लंघन है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा था, तो ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न तो 1 और न ही 2। अगला है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक 3 भागों में विभक्त किया गया है, यथा समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। देखो इंग्लिश जब इसका देखोगे ना तो लिखा हुआ है कि क्लियरली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जो कि क्लियरली डिवाइडेड नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? एब्सोल्यूट होने के कारण गलत हो जाएगा। अगला क्या है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो सहकारी समिति आर्टिकल 43 के संबंधित हैं को नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1946 से लिया गया है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपसे इनकरेक्ट पूछा है, तो 1 और 2 बोथ। अगला है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो बाध्ययोग नहीं है। ये गलत हो गया, बाध्ययोग है। और जो DPSP है वो बाध्ययोग है कहता है, जबकि नहीं है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए?
गलत हो गए तो बोथ 1 एंड 2 आर फॉल्स हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो गया आपका बी। अगला है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत है, द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हैज़ बीन प्रोपाउंड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केशवानंद भारती केस इन 1973। करेक्ट है। अगला कहता है कि द पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड द होल कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, बेसिक फीचर्स को छोड़कर, जो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको छोड़कर कुछ भी अमेंड किया जा सकता है। तो 1 स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, सेकेंड स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो गया, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला है अरेंज द फॉलोइंग मूवमेंट क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में आपको मूवमेंट को अरेंज करना है। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917 डी, चलो 2 में डी है। इसके बाद अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 बी आ गया। फिर खेड़ा 1918 में हुआ था, कब हुआ था? मार्च में। और रोलेट एक्ट कब आया था? तो आया था अप्रैल 1919 में। अगला है शेड्यूल दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और उसको प्रोविजन से मैच कराना है। चलो आसान है। पहला है फर्स्ट शेड्यूल जो है वो किसके बारे में वर्णित है? तो द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी, बिल्कुल सही है। दूसरा जो शेड्यूल है सेकेंड शेड्यूल, उसमें क्या प्रोविज़न है? तो सैलरी का, इमोलमेंट्स का प्रोविज़न है, ठीक है। थर्ड में क्या है? ओथ है। फोर्थ में क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राज्यसभा सीट है। और फिफ्थ शेड्यूल जो है वो किससे रिलेटेड है? तो शेड्यूल ट्राइब एरिया से रिलेटेड है, तो इसका हो गया आपका फिफ्थ का डी। चलो आगे देख लेते हैं। आपको राइटर का नाम दिया गया है और सेकंड जो लिस्ट है उसमें बुक का नाम दिया गया है। तो द आइडिया ऑफ इंडिया, देखो आइडिया ऑफ जस्टिस मत पढ़ लेना, यहाँ पे आइडिया ऑफ इंडिया पूछा गया है। तो आइडिया ऑफ इंडिया की पुस्तक लेखक है एस खिलनानी, यानी ए का पहला। चलो ए का पहला 2 में हो गया, एलिमिनेट आपको कैसे करना है। इसके बाद रजनी कोठारी, आर गुहा, रामचंद्र गुहा की पुस्तक है इंडिया आफ्टर गांधी, तो यानी सी का 3 हो गया। तो सी का 3 आप करोगे, ए का 1। देखो यहाँ ना 2 पे भी आपको काम नहीं चल रहा है। फिर आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी एंड कंटेंट जो है वो अतुल कोहली की किताब है, यानी डी का दूसरा। अब डी का दूसरा आप करोगे तब जाके फाइनल होगा, तो ये भी काफ़ी टफ वाले श्रेणी में आ गया। अगर 1 से बन जाता या 2 से बन जाता तब हम इसे सामान्य श्रेणी में रख सकते थे। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब पहला जो स्टेटमेंट है ना, कह रहा है कि अनुच्छेद 356 के अनुसार केवल बाहरी थ्रेट के आधार पर सरकार आपातकालीन की घोषणा कर सकती है। तो केवल बाहरी थ्रेट नहीं है, इसके कारण ये गलत हो गया। दूसरा है आपात स्थिति घोषणा के साथ ही शक्तियों के बंटवारे का संघीय ढांचा व्यवहारिक तौर पर निष्प्रभावी हो जाता है और सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। अगला है आपातकाल के दौरान संविधान का 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 1976 में हुआ था। और आपातकाल कब से कब था? 1975 से 1977 के बीच में। तो ये राइट है, तो 2 एंड 3 क्या हो गया? इसका करेक्ट हो गया। अगला है कि 42वां संविधान संशोधन के जरिए अनेक बदलावों में से एक था कि जो लेजिस्लेचर थे उसका कार्यकाल 5 साल से बढ़ा के 7 साल किया गया था। बिल्कुल नहीं, केवल 1 ईयर किया गया, इंक्रीज किया गया था। तो 7 नहीं होगा, 6 हो गया, इसलिए ये हो गया रॉन्ग। 2 एंड 3 हो गया राइट, तो इसका आंसर हो गया सी। अगला है आपको 4 घटनाएं दी गई हैं, उसको अरेंज करना है, करेक्ट सीक्वेंस बताने हैं। तो सबसे पहले सीक्वेंस क्या हो जाएगा इसका? नेहरू जल रेजोल्यूशन ये कब आया था? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इसके बाद पहला हो जाएगा अम्बेडकर स्पीच। इसके बाद ये हो गया था 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, जो नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था। तो इस आधार पर आप इसको मैनेज कर सकते हैं। वैसे एक भी आपको याद है तो आप आराम से कर सकते हैं कि सबसे पहले हुआ था नेहरू रेजोल्यूशन। चलिए, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। डैम दिए गए हैं और रिवर दिए गए हैं, आप मैच कर लीजिएगा। जो निजाम सागर डैम है वो कहाँ पे है? तो एक आपका है मंजीरा रिवर। जो सोमा सीला बांध है वो है आपका पेन्नार रिवर पर। नापता झागड़ी बांध जो है वो सतलुज रिवर पे है। और लिंगन मक्की बांध जो है
डी का दूसरा शरावती नदी पे है। फिर आर्टिकल और उस पर प्रोविजन पूछा गया है। 61 में इम्पीचमेंट है, सीधा सीधा ही है, आपको कुछ दिक्कत नहीं है। 72 में पार्डनिंग पावर है। 54 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में है। 123 ऑर्डिनेंस इशू पावर है। और 76 अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल है। तो यानी वो सीधा सीधा जो है 1 का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और ई का 5, यानी कि 58 का सही उत्तर है सी। नेक्स्ट ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ देते हैं। वैसे इसका आंसर है बी, आप एक बार मार्क कर लेंगे। ये पूरी पीडीएफ आपके साथ शेयर है। नेक्स्ट है कि प्रमुख भूगोल वेदाओं और उन देशों की सूची दी गई है। आपको बताना है कौन सी जो जोड़ी है, मिलान है, वो सही नहीं है। तो इसमें तो 2 जोड़ी है, 2 और 3, और रॉन्गली मैच्ड आपसे पूछा है। तो रॉन्गली मैच्ड कौन सा है? मोहम्मद अल ऋषि जो हैं इंग्लैंड के ना होकर स्पेन के थे, और डेविड हार्वे स्पेन के ना होकर ब्रिटेन के थे। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन है वैसे मार्क किए हुए हैं इसमें सारे क्वेश्चन। पॉलिटी के भी अभी कुछ और क्वेश्चन बचे हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कमिटीज बेस्ड, कि उसमें नंबर्स कितने होंगे। फिर एक आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, उसे भी आप इजीली लगा लेंगे, कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड। तो दिखाने का मेरा मेन मकसद ये था कि आप इस पेपर को देख लें, इसकी डिफ़िकल्टी लेवल को देख लें। ठीक ठाक पेपर है, पूरे पेपर को एक बार ज़रूर लगा लें। कोई फैक्ट्स आपको नहीं पता हो तो बैरक से संबंधित लक्ष्मीकांत देख लें। ज्योग्राफी के लिए खुल्लर वाली किताब देख लें, क्योंकि काफ़ी कंसेप्ट पूछा गया है। ऑप्शनल टाइप के प्रश्न पूछे गए। इतिहास के मैंने कुछ प्रश्न छोड़ दिए हैं शुरुआत में 20-30, वो भी काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं।